नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल DMG पर। दोस्तों आज हमारा तीसरा सेशन होगा। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं जीके जीएस सीरीज़ का, जिसमें कतई जहर प्रश्न मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इस सेशन का। और इससे पहले जो 2 सेशन हम लोगों ने कवर किया उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो सेशन है दोस्तों, इसमें मैंने एडिटोरिया के क्वेश्चन जो हैं वो शामिल किए हैं, जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप बिहार दरोगा या BPSC का तैयारी कर रहे हों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? काला, उजला, गहरा नीला और गहरा पीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गहरा नीला। जो धर्म चक्र होता है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज में आपको पता है होता है 3 पट्टी होती है, और बीच में जो एक धर्म चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और धर्म चक्र, इसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती हैं? तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो होती है 40। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन में। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं आता है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को बात करें आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोक स्वास्थ्य। इसमें जो है टेलीफोन आता है, रक्षा, डाक, ये सब जो है, ये तीनों जो दिए गए हैं ये संघ सूची में आते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अगर लोक स्वास्थ्य का, तो लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक और सूची आपने सुना होगा, समवर्ती सूची। ठीक है, तो 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें टेलीफोन, रक्षा, डाक, ये सब संघ सूची के विषय हैं, और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय। तो बात करें आंसर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अग्नि कुंड जो है वो कहाँ पर है? मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल और बनावली। अगर बात करें आंसर का, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, अग्नि कुंड कहाँ पे मिला है? तो कालीबंगा में। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग बृहद स्नानागार का। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता से ही जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दोनों को मैंने स्पेशली शामिल किया है। बृहद स्नानागार कह रहा है कहाँ पर है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। तो अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता से 2 क्वेश्चन देखे। ठीक है, पहला तो हम लोग बात कर लेते हैं अगर स्नानागार का, तो ये स्नानागार कहाँ पे मिला है? हड़प्पा में है। ठीक है, हड़प्पा में मिला है इसका साक्ष्य। वहीं बात करें हम लोग अग्निकुंड का, तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य वो कहाँ मिला है? कालीबंगा में। तो ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कंचनजंगा पर्वत श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ट्रांस हिमालय, बृहत, शिवालिक और प्रयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बृहत हिमालय। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इस तरीके से 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 जोन होते हैं, जिसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ये वाला पार्ट क्या होता है? ट्रांस होता है। फिर क्या होता है? बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक होता है। ये आपको पता होगा। तो कह रहा है बृहत हिमालय में ही कंचनजंगा पर्वत, मतलब कंचनजंगा पर्वत जो है बृहत हिमालय में ही पाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग इसमें और भी, तो आपको पता होगा कि इसमें नंदा देवी, ठीक है, ये भी नंगा पर्वत और नंदा देवी इसी श्रेणी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? ये क्वेश्चन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों ऑप्शन को हम लोग देखेंगे इसमें। कह रहा है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? वो है
8 डिग्री चैनल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 डिग्री। बात करें वहीं 9 डिग्री का, तो 9 डिग्री में क्या मिलता है हमारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये मिलता है। और वहीं 10 डिग्री का बात करें तो 10 डिग्री जो है आपको पता होगा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो ये दो चीज़ याद रखेंगे। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री मालदीव और लक्षद्वीप, वहीं 10 डिग्री का बात करें तो अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में द्वितीय क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 67, 68, 76, 77, 83, 84 और 87, 89। आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पूछा जा रहा है द्वितीय हरित क्रांति, तो द्वितीय हरित क्रांति कब आया था? 83, 84 में। वहीं बात करें 67, 68 में तो पहला हरित क्रांति आया था। ठीक है, और ये हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति हमारा खाद्यान्नों के उत्पादन से, खाद्यान्नों का जो उत्पादन है उससे संबंधित है। याद रखेंगे इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ब्लू क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन ये सब भी इसमें पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 89, 97, 2000 और 2004। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 2000। अन्नपूर्णा योजना गाजियाबाद से शुरू किया गया था और 2000 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कह दिया, अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो अवस्थित नहीं कौन है? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति और नाथुला। तो नाथुला जो है वो एक्चुअली सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा। और माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा ये सब कहाँ पर है? हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सब उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका नाथुला दर्रा। ठीक है, आप उत्तराखंड में ये 3 इंपॉर्टेंट है तो इसमें आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, नीलिमा करके भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नीलिमा याद कर सकते हैं। नी से क्या हो गया नीति, ली से क्या हो गया लिपुलेख और माँ से क्या हो गया माना दर्रा। तो दर्रा से अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो कह रहा है इसमें प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह इसका आंसर क्या हो जाएगा तार वृक्ष के सामने एक बाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तार वृक्ष के सामने एक बाग इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। याद रखेंगे इसमें। ठीक है, अगर बात करेंगे इसकी स्थापना का तो स्थापना कब हुआ था 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1949 में। ठीक है, भारत की तरफ से पहले गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वो नागरिक अधिकार है। सही आंसर क्या हो जाएगा नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है कहाँ? सघन से विरल में, यानी कि जाता है डेंसर से रेयरर मीडियम में। ठीक है, तो रेयरर क्या हो गया हमारा विरल माध्यम और डेंसर क्या हो गया सघन माध्यम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सघन से विरल में जब रे जाती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना होती है वो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल गैस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जल गैस निम्नलिखित में से CO+H2, CO+H2O, CO2H2, CO2, CO। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन CO+H2 को हम लोग जल गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार में होना चाहिए। तो फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्न गलनांक क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी अगर ओवर वोल्टेज होगा तो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। इससे जो आगे सर्किट में डिवाइस लगे होते हैं वो बच जाए, वो ब्रेक हो जाता है सर्किट, इसीलिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो जो रेडियो एक्टिविटी पूछा जा रहा है यहाँ पे रेडियो सक्रियता किसका प्रमुख गुण होता है? तो नाभिक का, नाभिक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होना चाहिए नाभिक, वो की जगह वो होना चाहिए नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है,
ये तो उसके पार्ट्स होते हैं नाभिक, ठीक है। तो ये किसका है, वो नाभिक। रेडियो सक्रियता जो है वो किसका प्रमुख गुण है, नाभिक का। आपको पता है इससे जो बहुत सारे रेज होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें आपने ओम्स लॉ में एक थ्योरी पढ़ा होगा, जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ के, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात करेंगे तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, और कहा रहा है यहाँ पे क्या, तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए। तो यहाँ अगर आप r/2 करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा हमारा क्या यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ये 4 r/2 का। तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो पहले का कितना हो गया, 4 गुना। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंगों को परावर्तित कर देती है। सभी तरह के रंगों को अवशोषित कर लेती है, रंग को परावर्तित कर देती है, सफ़ेद रंग को अवशोषित कर लेती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी तरह के रंगों को परावर्तित कर देती है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर सभी तरह के रंगों को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। सभी तरह के रंगों को उत्सर्जित परावर्तित कर देगा तो वो कैसा दिखाई देगा, उजला दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग घर में देखेंगे आप ज़्यादातर लोग उजला चूना या पेंट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उसे थोड़ा ठंडक और सब कलर के कंपैरिजन में लगता है, इसीलिए हम लोग वाइट कलर कराते हैं या पेंट कराते हैं घर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, एक तो रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चालकता, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/ओम, ठीक है। और ये 1/ओम को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, या अगर लीटर का बात करें तो MHO, है ना, मोहो हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहो। तो विद्युत चालकता का यूनिट क्या हो जाएगा, मोहो। वहीं ओम क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन है, कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है। तो कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है, सीकता, घरेलू मक्खी, ट्रेड्सी, एनाफिलीज मक्खी। तो सही आंसर करें हम लोग तो सीकता क्या हो जाएगा, सीकता मक्खी। सीकता मक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सैंडी फ्लाई, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, कालाजार नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्र क्रोमोजोम्स जो है, आपको पता होगा कि क्रोमोजोम्स अगर देखा जाए तो पुरुष में कितना होता है, 23 जोड़े क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी टोटल अगर बात करें तो 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहे गुणसूत्रों में होते हैं DNA तथा लिपिड, RNA तथा अमीनो, DNA तथा प्रोटीन। ये सही आंसर होगा, DNA तथा प्रोटीन। गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम्स में DNA तथा प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है। तो रेयॉन का निर्माण किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है सेल्यूलोज से, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैं इसको VVI बताऊंगा, आप इसको स्टार लगा लें और नोट करके लिख लें या याद कर लें। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो दादा साहब फाल्के, ठीक है। तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन दादा साहब फाल्के को ही हम लोग फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी किनको कहा जाता है, तो दादा साहब को ही कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को ही कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। पूछ रहा है इसमें किनको मिला है, किस अभिनेता को मिला है, तो वो मिला है रजनीकांत को। किनको मिला है, रजनीकांत को। वहीं बात करें अमिताभ बच्चन को, तो वो मिला था 50वां रजनीकांत मिला था, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 50वां किनको मिला, अमिताभ बच्चन को, 51वां रजनीकांत को, ठीक है। इसी अवार्ड में आपको पता होना चाहिए कि जो बेस्ट एक्टर हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था अक्षय कुमार को, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का इसमें किसको अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 2021 का बात कर रहा हूँ मैं,
एक्ट्रेस का मिला है इसमें दीपिका पादुकोण को, ठीक है, याद रखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो कांग्रेस को बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो इसमें कांग्रेस याचना करने वाली संस्था ये कहा था किसने? बिपिन चंद्र पाल ने, ठीक है, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तीनों गरम दल के नेता थे और तीनों को क्या नाम से जाना जाता है? लाल, बाल और पाल, ठीक है। तो ये तीनों एक ही ग्रुप से संबंधित हैं। तो कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था किसने कहा था? तो वो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, याद भी रखेंगे इसको। इनके द्वारा आपको पता होगा कि प्रस्तावना को तो भारत का संविधान का आत्मा कहा गया है, ये बात सत्य है, ठीक है। भारत के प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, किसको कहा था? तो आपको पता होगा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचार को आत्मा कहा था, ठीक है। संविधान का आत्मा किसको कहा था अंबेडकर ने? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। ये आता है हमारा, अगर बात करें आर्टिकल का, तो ये आता है आर्टिकल 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? काफ़ी अच्छा, इसको स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो चतुर्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चतुर्थ। तो जो चौथा बौद्ध संगति था, ठीक है, इसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 भाग में बट गया था। आपको याद होना चाहिए, हीनयान और महायान, ये 2 भाग में बट गया था। हीनयान और महायान में जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था उसमें बट गया था, ठीक है। और ये चौथा बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के समय में। आपको पता होगा कि जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के एक बहुत ही तगड़े शासक थे। कुषाण वंश के बहुत ही अच्छे शासक थे। कौन? कनिष्क, इम्पोर्टेंट शासक थे कनिष्क। इनके समय में ही हुआ था। वहीं बात करें प्रथम का, तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था किसके समय में? अजातशत्रु के समय में, याद रखेंगे, अजातशत्रु के समय में हुआ था। ये हर्यक वंश से संबंधित है। वहीं बात करें द्वितीय, तो द्वितीय हुआ था काला अशोक के समय में। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, काला अशोक के समय में ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। तृतीय का बात करें तो ये हुआ था अशोक के समय में, जो सम्राट अशोक थे इनके समय में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। और चौथा के बारे में मैंने आपको बताया, कनिष्क के समय में ये हुआ था। और अशोक मौर्य वंश के इंपॉर्टेंट शासक हैं, आपको पता होगा, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं कौन? अशोक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जैन धर्म के आपको पता होगा टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के कितने 24 तीर्थंकर हुए। और 24 में आपने नाम सुना होगा महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी कितने नंबर के हैं? तो अंतिम यानी 24वें नंबर के, ठीक है। इन्हीं को वास्तविक, अगर देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसका? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। वैसे बात करें हम लोग संस्थापक का, तो संस्थापक आपको याद होगा कि संस्थापक किनको कहते हैं हम लोग? ऋषभ देव को संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाते हैं। तो ये पहले नंबर के थे ऋषभ देव, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सांड था। वहीं दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? अजीतनाथ। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? अजीतनाथ, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आते हैं कौन? इसमें क्या पूछा है? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर। तो तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। और ये तीसरा था कौन? याद नहीं आ रहा है। तीसरे थे, आप कमेंट्स करके बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा वेद
कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है वो इसका सही आंसर है। और कन्याओं की जन्म की निंदा करता है कौन? अथर्ववेद। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो वेद में टोटल 4 वेद होते हैं। ठीक है, कितने? 4 वेद, जिसमें पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद होता है। इनके रचयिता कौन है? तो महर्षि अथर्वा का आपने नाम सुना होगा, महर्षि अथर्वा। वहीं पहले का बात करें तो आपने विश्वामित्र का नाम सुना होगा। ठीक है, तो विश्वामित्र ऋग्वेद के रचयिता हैं और महर्षि अथर्वा अथर्ववेद के। इनको नवीनतम वेद भी कहा जाता है और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा टीवी का ब्लैक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा का टीवी एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है, अच्छा, संयुक्त रूप से, ठीक है, इसको मिला करके ऐसा कुछ है। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? तो वो है संसद टीवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद टीवी। यानी कि पहले राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग चैनल हुआ करते थे, अब दोनों को मिला करके, नाम तो वही है लेकिन मिला करके उसको नाम जो जाना जाता है वो संसद टीवी जाना जाता है। ठीक है, ये नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमाजू। ठीक है, तो जीवन भर, ये वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है और अविवाहित, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था टॉन्सले ने। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? टॉन्सले ने। हिकेटियस आपको पता होगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी किनको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तारापुर। और ये तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है, और नेशनल पार्क से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेशनल पार्क हर एक राज्य का आप जरूर याद कर लेंगे। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। ठीक है, याद करेंगे। और उत्तराखंड में ही आपने एक और नाम सुना होगा, जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट भी कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट भी आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो वो आया था 1980 में, याद रखेंगे इसको। अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों ये भारत में वन संरक्षण अधिनियम वाला। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग लास्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,